सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से बायोलॉजी वाला कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आई थिंक वी वर एट दिस स्टेज दैट वी वर गोइंग टू स्टार्ट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो इसके पहले हम लोगों ने वैरायटी का इम्प्रूवमेंट देखा था। यहाँ पे वैरायटी का इम्प्रूवमेंट देखा था। तो जब वैरायटी का इम्प्रूवमेंट कंप्लीट हो गया, कुछ कई सारी स्ट्रेटजीज बताई गई, तो उसके बाद अब हमें कंटिन्यू करना है कि प्रोडक्शन का अब मैनेजमेंट कैसे करें। सीड सेटलिंग तो हो जा रही है, अब अच्छी है, ठीक है, मान लीजिए सीड सेटल हो जा रहा है तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा आ जा रहा है, लेकिन उस प्रोडक्शन जो हो रहा है ना, उस प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, प्रोडक्शन हार्वेस्ट करने के बाद उसको कैसे क्लियर किया जाए, ठीक है ना। सो इन इंडिया, as in many other agriculture based country, जैसे कि और कंट्रीज में फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म्स। तो यहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिटी है, किसी के पास छोटे खेत हैं, किसी के पास बहुत बड़े खेत हैं। तो उस हिसाब से ज़रा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली करने को, मतलब कि एक पॉलिसी सबके काम नहीं आ सकती। तो उन सभी चीज़ों के बारे में, so different farmers thus have more or less land, money and access to information and technologies। मतलब कि लैंड की बात तो अलग है ही, लेकिन यहाँ के किसान भी जो हैं, फार्मर्स, आज के दिन में तो मैं मुझे लग रहा है मोबाइल सबके हाथ में है, एंड्रॉयड फ़ोन सबके हाथ में है, लेकिन मुझे पता नहीं आप सब में से कितने लोगों को पता होगा। लाइक मैं ये मानता हूँ कि आप सभी का जनरेशन तो आईटी जनरेशन है और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के बारे में बहुत जानता है, लेकिन आप में से किसी को एक भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एप्लीकेशन का पता नहीं होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। आखिर में ये है क्या? बहुत सारे आते हैं, प्लांटिक्स आता है, ठीक, प्लांटिक्स एक है। फार्म से रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट का भी ऐप है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उसके बाद एक बहुत ही प्यारा ऐप है, मैंने उसका इस्तेमाल किया है, कि उस ऐप को आप अपने प्लांट का फ़ोटो क्लिक करिए, अपलोड करिए और सीधे साइंटिस्ट उसमें जवाब देते हैं कि आपको कौन सी दवाएं और कौन सी इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ किया जाना चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि अगर आपको नहीं पता है तो आपसे ऊपर के जनरेशन को कहाँ से पता होगा, आपके मम्मी पापा को कहाँ पता होगा, आपके बाबा को कहाँ पता होगा, क्योंकि आप तो अभी एग्रीकल्चर कर नहीं रहे हो, आपके पढ़ने की उम्र है। तो उनको भी ये नॉलेज बहुत कम है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए इसका नॉलेज बहुत कम है। तो इंडिया में एक ये भी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इसके बारे में जाना जाए, बताया जाए, या फिर सोशल मीडिया, या फिर सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल नहीं करना है, बट टीवी वगैरह के ज़रिए उसको बताया जाए। इन शॉर्ट, it is the money or the financial condition that allows farmer to take up different farming practices। मतलब कि यहाँ पे तो ये कह रहा है, मैं जरा सा इससे अलग सोचता हूँ कि अल्टीमेटली जो फार्मर्स की फाइनेंशियल कंडीशन जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो गवर्न कर रही है कि वो कैसा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। मैं मानता हूँ कि फाइनेंशियल कंडीशंस हल्का सा गवर्न कर सकती है, बट अगर हम उनको मोटिवेट करें या फिर कहें कि ये चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा हो सकता है। मान लीजिए आपके बाबा के पास फ़ोन नहीं होगा, आपके पापा के पास फ़ोन नहीं होगा, आपके पास होगा। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर है, कंप्यूटर है तो फिर तो फ़ोन होना ज़रूरी है, लाजमी है। तो क्या आप कितना हेल्प करते हो उन्हें इन सभी चीज़ों की जानकारी देने में, या फिर हेल्प तो आप भी कर सकते हो ना। दैट इज़ द डैडी या पापा, अब खेत में ये परेशानी हम देख रहे हैं, इसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, मैंने इस ऐप के थ्रू पता किया है। और ऐप पे भी भरोसा नहीं है यार, तो मैंने बोला ना, आप एप्लीकेशन सर्च करिए, वहाँ एक्सपर्ट्स आपके फसल की फ़ोटो देख के वहाँ बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वहाँ पे पूरा फोरकास्ट आ जा रहा है कि ये मौसम है ये फसल बोने की, आप बोइए ना। उस पे स्टैट आ जा रहा है कि किस जगह पे आपके इस अनाज की कीमत कितनी मिल रही है। तो
तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हाँ, बात ये आती है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज यूज़ करना ज़रा सा मुश्किल है, बशर्ते मैंने देखा है कि फार्मिंग के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजीज लाइक सभी फार्मर अपना खुद का ट्रैक्टर नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रैक्टर लेने का भी एक वो होता है कि आपके पास इतना ज़मीन होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप ट्रैक्टर से खेत जुताते हो कि नहीं, प्लॉ कराते हो कि नहीं, कराते हो ना। मतलब कि आप रेंटिंग पे भी वो काम कर ही सकते हो ना। तो अगर आप फार्मिंग भी करना चाहो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है फार्मिंग, और बहुत ही अच्छा पैसा है, बशर्ते आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाई यील्डिंग वैरायटी और साइंटिफिकली उसको यूज़ करके आप काम कर सकते हो। खैर, thus the farmers purchasing capacity for the input decides cropping system। मतलब कि अगर उनके पास पैसा कम है तो वो डिसाइड करेगा कि वो कैसा इनपुट दे रहा है, कितनी अच्छी वैरायटी की सीड दे रहे हैं, कितना ज़्यादा फर्टिलाइजर दे रहे हैं, क्या उन फर्टिलाइजर्स की चीज़ें कंप्लीट हो पा रही हैं वहाँ पे कि नहीं, ये उसी पे डिपेंड करेगा कि उसके पास पैसा कितना है। एंड द प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, मतलब कि कितना प्रोड्यूस करा सकते हैं। देयरफॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी एट डिफरेंट लेवल। अब चूंकि सबके पास अलग अलग खेत है और मतलब वैरायटी में है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास कम है, इसीलिए ये प्रैक्टिसेस अलग अलग तरह से इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। They include no cost production, low cost production and high cost production। जाहिर सी बात है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन में लो प्रोडक्शन आएगा, क्योंकि उसमें पैसे की कमी है और कन्वेंशनल मेथड हम यूज करेंगे। तो इसी तरह से ये गवर्न होता है। अब आगे क्या ही बात की जाए इस पर, ठीक है। सो अब आगे क्या होता है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। अब इस क्रॉप प्रोडक्शन में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या है? जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड वेलबींग, प्लांट भी उस वैसे ही रिक्वायर करते हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू द प्लांट बाय एयर, वाटर एंड soil। there are several nutrient which are essential for plants। अब दो चीजें इसमें भी जरा सा बता दूं, जान लेंगे तो बेहतर होगा। वैसे ठीक है, आप दो तरह के न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे लाए गए हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं और जो रिलेटिवली हाई अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किलो किलो भर वही डाल दो, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे होते हैं, लाइक मैक्रो वो होते हैं जो उनके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कार्बन तो मेन सोर्स है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सेल को बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। डीएनए बनाने में ये भी हो जाएगा, डीएनए में फास्फोरस भी रखता है, ये भी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जब बनेगा ये डालना ही है, ठीक है ना। आ, ये सारे हो गए, और भी कुछ होते हैं। लेकिन जब बात आती है माइक्रो की, तो ये ऐसे सब्सटीट्यूएंट होते हैं, ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि बहुत ही प्रोटेक्शन में, या फिर कभी डिजीज हो गया या फिर किसी चीज को से लड़ने में हेल्प करते हैं। तो इसमें आ जाएगा कॉपर, यहाँ पे जिंक भी शायद होता है, ठीक है। कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, बोरॉन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ऐसे ये कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये सारे भी चाहिए होते हैं, लेकिन कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनसे कोई स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला है। मैंने बताया था सेल वॉल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, वो कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये कार्बन वाले जो है वो बड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। अब एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन। एयर क्या करता है, कार्बन और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर। तो पानी जो काम कर रहा है, पानी से हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन भी आता है। ऑक्सीजन का बहुत माइनर रोल होता है। हम लोग सोच रहे हैं
आप लोग सोचते होंगे कि आखिर में पानी लेता होगा तो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, बट बशर्ते पेड़ पौधों में ऑक्सीजन की बहुत कम ज़रूरत होती है। एट लास्ट जाके एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाता है, बस इतना ही काम है ऑक्सीजन का। एंड सोइल सप्लाइज द अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, अदर 13 न्यूट्रिएंट्स, जिसमें से कुछ हमने बता दिए हैं यहाँ पे। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओह, कोई एक छूट रहा है, हो सकता है बुक लेके नहीं बैठा हूँ ना, ना ही पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, तो मिल जाएगा, वो भी हायर क्लासेस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, among amongst these some are required। और देखिए याद भी नहीं किया उन न्यूट्रिएंट्स को, क्योंकि मैं खुद आइडिया लगा रहा हूँ कि एक सेल को बनने में क्या जरूरत होगी। ठीक है ना, अगर हमने सेल के बारे में जान लिया तो हम खुद ही ये जान जाएंगे कि अगर ये बना रहा है तो इसको ये चीज चाहिए ना। भाई सेल वॉल बन रहा है, और सेल वॉल सुबेरीन और फलाना डिमकाने का बनता है, जिसमें कार्बन के कंपाउंड चाहिए होंगे तो कार्बन बनेगा ही ना। ग्लूकोज और स्टार्च बनाना है उसे, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए ही होगा ना। डीएनए उसमें रहेगा तो नाइट्रोजन चाहिए होगा, डीएनए में फास्फोरस भी चाहिए होगा। तो ये सभी चीजें मैं ऐसे मैं याद करने को कभी आपको नहीं कहूँगा। हाँ, कॉन्सेप्ट देखिए और कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि कैसे मैंने उसको निकालने की कोशिश की। ओके, सो देयरफॉर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, लार्ज अमाउंट में जो चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। अदर न्यूट्रिएंट आर यूज्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड हेंस कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा, टेबल भी दे डाला है मुझे लगता है। हाँ देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर, ओ सॉरी जिंक इसमें आ गया, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम एंड जिंक। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ गई। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। डिफिशियंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। अब भाई ये जिस काम के लिए आएगा, अगर जो काम ये करता है नाइट्रोजन, जो भी एक्स वर्क करता है, अगर नाइट्रोजन को हटा दें तो एक्स वर्क नहीं हो पाएगा, और एक्स वर्क नहीं हो पाएगा तो उसी तरह का डिजीज प्लांट को हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम कहते हैं कि आप फास्फोरस नाइट्रोजन हटा देते हो, कार्बन ऑक्सीजन ये सारी चीजें तो यहाँ पे है ही, अगर फास्फोरस और नाइट्रोजन हटा देते हो तो किस में जरूरी होता है? ये फास्फोरस और नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अगर डीएनए ही नहीं रहेगा तो नए सेल नहीं बनेंगे, न्यू सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और नए सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक, हो सकता है प्लांट मरने लगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। इस तरह से डिजीज के बारे में आगे भी बताया जाएगा क्लास 12th में, मुझे जहां तक लगता है, हाँ वो आएगा। तो अभी इतना वो ना जाके करते हैं। डिफिशियंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या था? वही सेल डिवीजन, पानी का ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें इन प्लांट इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ससेप्टेबिलिटी टू डिजीजेस, टू इंक्रीज। अब बात ये आती है आगे कि टू इंक्रीज द yield the soil can be enriched by supplying these nutrients in the form of manure or fertilizers। मतलब कि अगर हमको ये चीजें कंप्लीट करनी है, क्योंकि हम आजकल अर्ली वैरायटी यूज कर रहे हैं, तो अर्ली वैरायटी तेजी से इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेगी। तो इस न्यूट्रिएंट्स का को सॉइल में सही रखने के लिए हम क्या करेंगे? फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, करेंगे ना, तो ये सारी चीजें होंगी। इस तरह से हम वो काम करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ सॉल्व किए। व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, या व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये भी हमने पढ़ा। हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स पढ़ा। एयर, वाटर एंड सॉइल से, तो ये सारी चीजें जाननी जरूरी है। अब बात करते हैं जहां पे ये खत्म हुआ है कि इन न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ किस बारे में रहे हैं? हम
न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब न्यूट्रिएंट जब कम हो रहा है तो उसको उसके सप्लीमेंट के लिए क्या किया जाए। ठीक, तो मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब मैन्योर की जो बात है, जिसे हम गांव गांव में खाद कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक खाद, तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें जाता है। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने से मतलब ये है कि, एक मिनट, कि ऑर्गेनिक मैटर है तो उसमें रॉटन बायोमास होगा। मेन यही है कि उसमें बायोमास का कंपोनेंट ज्यादा है। अब बायोमास का कंपोनेंट ज्यादा होने से ये हेल्प मिल जाती है कि वो उस बायोमास में, बायोमास का मतलब क्या है, लिविंग चीजें ही थी, वो खुद ही अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो रही हैं। ठीक, अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि भाई जो वो बायोमास होगा वो भी तो सेल से ही बना होगा। ठीक, सेल के कंपोनेंट टूटेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो जो सेल में होता है वो चीजें निकलेंगी। और जाना कहाँ है, अल्टीमेटली सेल में ही तो जाना है। तो ये सेल का कंपोनेंट निकल के सेल में जाएगा, तो ये मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट अपने आप कंप्लीट कर देती हैं, अपने आप कंप्लीट कर देती हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी बात होती है इस मैन्योर की। हमें अलग से बार बार अलग अलग केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डालना है कि हम गए यूरिया उठा के लाए अलग से, तो उससे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन का कंपोजिशन कंप्लीट हो रहा है, फिर अलग से डाई अमोनियम फास्फेट डाले तो फास्फेट और नाइट्रोजन का कंप्लीट हो रहा है, अलग से पोटास डालना पड़ रहा है। तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर में यही है कि अलग अलग तरह के आपको फर्टिलाइजर्स उसमें डालने पड़ेंगे। बट मैन्योर, मैन्योर तो अपने आप ही बायोलॉजिकली डिग्रेड हो रहा है, और बायोलॉजिकली एक्टिव सेल्स ही तो उसमें वो हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं। तो जो कंपोजिशन सेल का, वही कंपोजिशन दूसरे सेल का, एक से दूसरे में केवल ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन। देखिए आप कैसे वही डिकम्पोजिशन या रॉटिंग। ठीक, डिकम्पोज हो रहा है, अपने अपने कंस्टिट्यूएंट में टूट रहा है, यही तो ये इसके कहने का मतलब है। ठीक, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट में टूट रहा है ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा। एनिमल एक्सक्रीटा का भी डिकम्पोजिशन हो रहा है। प्लांट मतलब कि जो एक एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो दूसरे प्लांट को या फिर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। मतलब कि एनवायरनमेंट में जो चीजें हैं वही साइकिल में चल रही है, एक्स्ट्रा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं। तो ये और अच्छी बात है, एनवायरनमेंट भी बच रहा है। प्लांट वेस्ट मतलब कि प्लांट के जो वेस्ट होते हैं, जाहिर सी बात है भाई, प्लांट में जो चीजें जाएंगी, प्लांट रहेंगी, वो प्लांट में ही जाएंगी। और एनिमल एक्सक्रीटा का मतलब क्या है, एनिमल्स खाते क्या है मोस्टली एनिमल खाते भी तो प्लांट्स ही हैं, और उनसे जो डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड एक्स्ट्रा पार्ट निकलेगा वो फिर प्लांट में ही जाने वाला है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैन्योर्स हेल्प इन एनरिचिंग सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो ये काफी अच्छा काम करता है। द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इंप्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि हमारी सॉइल का पार्टिकल कैसा है, ज़्यादा छोटे फाइन पार्टिकल्स हो जाते हैं तो उसमें पानी रुकता है, या फिर पेड़ को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पेड़ या पौधे ग्रो नहीं करेंगे। तो इसीलिए सॉइल स्ट्रक्चर जरा सा खुरदरा हो जाता है मैन्योर बढ़ाने से, तो वहाँ पे एरेशन ज़्यादा अच्छा हो जाता है, पानी जल्दी से पहुँचता है, और पानी बहुत देर तक रुकता नहीं है जिससे कि जड़ों को सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें। This involves increasing the water holding capacity in sandy soil. अब
सैंडी सॉइल की बात है, ये मत समझिएगा कि मैंने कह दिया कि निकल जाता है, ज्यादा देर तक नहीं रुकता है, मेरे कहने का ये मतलब है। सैंडी सॉइल में क्या होता है, तो रेत में क्या होता है भाई, रेत में तो पानी तुरंत सूख जाता है, लेकिन रेत में अगर जो मिला दिया जाए तो वो एक फर्टाइल सॉइल बन जा रहा है, देख रहे हैं। इन क्लेई सॉइल, अब ऐसा सॉइल है जिसमें क्ले है और उसमें पानी एकदम रुक जाता है। द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प्स इन ड्रेनेज एंड अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग, वहां पानी रुकना कम कर दे रहा है। भाई इससे अच्छा क्या चाहिए, जहां पे पानी नहीं रुक रहा है सैंड में, वहां पानी रोकने लग रहा है, होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर दे रहा है, और जहां पानी रुक रहा है वहां वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। तो अब इससे अच्छा हमारे पास क्या चाहिए, बशर्ते अब मैं देख रहा हूँ मैन्योर कोई बनाता नहीं है खाद गाँव में। In using manure, we use biological waste material which is advantageous in protecting our environment from excessive use of fertilizers. ये तो मैंने पहले ही बताया। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट, मतलब कि मैंने कहा ना, पेड़ से निकल रहा है पेड़ को जा रहा है, पेड़ वाले चीज एनिमल में जा रहा है, एनिमल से निकल रहा है फिर पेड़ को चले जा रहा है, फिर दिक्कत ही क्या है भाई। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड, मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज, अब देखिए जिस तरह का बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस तरह से इनको अलग अलग डिवाइड भी कर दिया गया। पहला क्या इन्होंने लिखा, पहले को लिखा इन्होंने कंपोस्ट, ठीक। दूसरे का क्या लिखा, ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे और इसके कुछ चीजें। कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की बात हो रही है। द प्रोसेस इन विच फॉर्म वेस्ट मटेरियल लाइक लिव स्टॉक, एक्सक्रीटा, मतलब कि काउडंग जो है, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्टेज, सीवेज वेस्टेज, straw, eradicated wheat, etc. is decomposed in a pit is known as composting. अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें एक गड्ढा बनाते हैं, इसमें एनिमल एक्सक्रीटा, स्ट्रॉ, हे, सीवेज सब ले आके यहाँ डंप कर देते हैं, ढक देते हैं। कुछ दिन बाद ये डिकम्पोज होके मिट्टी टाइप सब्सटेंस बन जाता है, ब्राउन ब्लैक ब्राउन मिट्टी सॉइल बन जाता है, और उसे यूज करते हैं। उस इस प्रोसेस को कंपोस्टिंग कहते हैं, और इस प्रोसेस से जो तैयार हुआ ब्लैक ब्राउन मटेरियल होता है उसे कंपोस्ट कहते हैं। द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, भाई डाला ही तो वही है ना, ऑर्गेनिक ही मैटर ही तो है। आप देखिए कौन सा इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, सीवेज वेस्ट, हाँ, एनिमल रिफ्यूज, हाँ, क्योंकि जरा सा पतला, इरेडिकेटेड वीट, वीट, ठीक है ना, वेजिटेबल वेस्ट, ये सारे ऑर्गेनिक ही तो हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिच तो रहेगा ही। कंपोस्ट कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग earthworms to hasten the process of decomposition of the plant and animal refuse. This is called vermicompost. अब क्या करते हैं, जब यहाँ पे हम लोगों ने कई सारी चीजें डंप की थी ना, तो उसे डिग्रेड होने में टाइम लग रहा था, बट यहाँ पे क्या किया जाता है, नीचे से हल्का हल्का जगह छोड़ दिया जाता है, या साइड से, या फिर डेलिबरेटली इसमें अर्थवर्म्स को डाला जाता है, अर्थवर्म्स को, जिससे वो इसको डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं और तेजी से डिग्रेड करते हैं और फास्ट कर देते हैं काम को, ठीक है। तो अब वर्म की वजह से ये काम हुआ है, कंपोस्टिंग, तो इसे वर्मी कंपोस्ट कह देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्रीन मैन्योर्स के बारे में, ठीक। ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर क्या है, प्रायर टू शोइंग ऑफ द क्रॉप सीड, some plants like sunhemp and guar are grown and then mulched by plowing them into the soil. These green plants thus turn into the green manure which helps in the enriching the soil in nitrogen and phosphorus. भाई सही, जाहिर सी बात है, हरे प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट है, ग्रो कर रहे हैं बहुत अच्छे से, क्लोरोफिल कंटेंट है उसमें, डीएनए है, क्योंकि सारे बढ़ ही रहे हैं,
डीएनए कंटेंट है और एकदम हरा प्लांट है, और हमें जब क्रॉप ग्रो करना है उसे भी तो हरा हरा ही रहेगा ना। ग्रीन प्लांट को काट के हम उसे तुरंत ग्रीन प्लांट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीन क्रॉप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ना। तो इसीलिए ग्रीन मैन्योर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इसके लिए यूज़ क्या किया जा रहा है? सनहेम, अरे सनाए बोलते हैं हम लोग के गांव साइड, सनई बोलते हैं। हाँ, ये चीज़ तो जो भी आप कहते हो, बट उसके पीछे का लॉजिक यही होता है कि बहुत बड़े बड़े प्लांट ग्रो कराए जाते हैं, उसके बाद वो क्या होता है, हाफ सेट होता है, उससे हम जुताई कर देते हैं। ठीक है, नाउ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स भी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इरिगेशन पे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो फर्टिलाइजर्स आर कॉमनली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट, कमर्शियली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब ये कहीं भी ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बनाया जा रहा है। ठीक, ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बनाया जा रहा है, ये केमिकली और कमर्शियली बनाया जा रहा है। फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, भाई सही सी बात है, हम यूरिया यूज करेंगे तो नाइट्रोजन ही मिलेगा, डीएपी यूज करेंगे तो अमोनियम, मतलब कि नाइट्रोजन, इससे क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन और कार्बन मिलेगा, बहुत मिलेगा, और कुछ हाइड्रोजन मिल सकता है क्योंकि हाइड्रोजन का कम मिलेगा ही, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, अब डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, अमोनियम मिलेगा ही, ऑक्सीजन मिलेगा ही, हाइड्रोजन मिलेगा ही, फास्फोरस मिलेगा ही, और पीओ4 में ऑक्सीजन और ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन भी और ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए डीएपी को यूरिया से ज़्यादा बेहतर मानते हैं। ठीक है ना, इसीलिए डीएपी यूरिया से ज़्यादा बेहतर है। दे आर यूज टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ की बात हो रही है भाई। अब वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होता है, और दूसरा और भी कोई टाइप का ग्रोथ होता है होगा, इसीलिए स्पेशली वेजिटेटिव ग्रोथ मेंशन कर रहा है। सो फ्लावरिंग को छोड़कर जो ग्रोथ होता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, मतलब कि प्लांट बॉडी की बात हो रही है, प्लांट बॉडी बनाने की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जब ये फ्लावरिंग की बात होगी तो इसे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कहेंगे। ठीक, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कहेंगे, मतलब कि इसमें देखिए लीफ, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, इसमें फ्लावर्स की बॉडी की ही बात है। ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन हायर यील्ड्स ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग, मतलब कि हाई कॉस्ट फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर हम देखते हैं कि कई जगहों पे छोटे किसान भी हाई कॉस्ट फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर जो टोटली ये इस तरह की फार्मिंग नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा, मुझे लगता है। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म ऑफ प्रॉपर डोज, भाई इसको ज़्यादा कर देंगे तो ये फसल को बर्बाद भी कर सकता है, टाइम पर करना चाहिए। एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशन फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन, कहने का मतलब ये है कि आपने कई बार सुना होगा, जब हम फसलों को खाद देते हैं तो उसके बाद पानी चलाते हैं। पहली बात कि यूरिया या कोई भी फर्टिलाइजर कब देना है, मतलब कि जब आपने देखा कि ये वेजिटेटिव ग्रोथ कराते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ कराते हैं, तो ये फर्टिलाइजर उस समय नहीं देना चाहिए जब फ्रूट्स लग रहे हैं, तब नहीं दे सकते। ठीक है ना, देने का फायदा ही नहीं होगा, प्लांट अपटेक ही नहीं करेगा तो झूठ मूठ में बर्बाद जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपने यूरिया या कोई फर्टिलाइजर दे दिया तो जो आपका खेत है, जो आपका खेत है, ठीक, उसमें जो सॉइल है, उसमें जो सॉइल है उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी या कोई भी फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ जाएगी। प्लांट जो पानी ले रहा होगा ना,
उस पे स्ट्रेस आएगा, क्योंकि वहाँ पानी का सॉल्यूशन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। कंडीशन ये भी हो सकता है कि प्लांट से ही पानी बाहर आने लगे। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात हुई होगी, हाँ, नहीं हुई होगी तो आगे समझा दूंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसीलिए जो फर्टिलाइजर या कोई भी यूरिया या खाद डाला जाता है तो उसके बाद पानी भी चलाया जाता है, वाटरिंग भी की जाती है, ठीक है ना। इसका ख्याल रखिएगा आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स फर्टिलाइजर गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन। अब देखिए, ये भी नहीं किया जाना चाहिए, मौसम को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए कि हमने कोई एक फर्टिलाइजर डाला और पानी इतना ज़्यादा भर दिया कि पानी खेत से बहने लगा, तो वो यूरिया भी या वो फर्टिलाइजर भी बह के जाएगा, ठीक है। दिस एक्सेस फर्टिलाइजर देन लीड टू द वाटर पॉल्यूशन, ये वाटर पॉल्यूशन को भी लीड कर सकता है, बशर्ते हम डालें, फर्टिलाइजर डाला हम लोगों ने, फिर एक एम्पल अमाउंट में वाटरिंग भी की। Also, we have seen in the previous chapter, continuous use of fertilizer in an area can destroy the soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished and microorganism in the soil is harmed by the fertilizer used. अब देखिए, इस कहने का मतलब ये है कि अगर आप केवल फर्टिलाइजर ही यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक या मैन्योर नहीं डाल रहे हैं, तो खेत में क्या होगा, फर्टिलाइजर ही फर्टिलाइजर होगा। तो इससे क्या होता है कि जो मैन्योर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे थे, वो फिर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर खेत अपने आप से रिप्लेनिश नहीं करेगा, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत हेल्प करते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बड़े क्लास में पढ़ाया जाएगा। Short term benefits of using fertilizer and long term benefit of using uh, manure from maintaining the soil fertility have to be considered while aiming the optimum yield। मतलब कि जब शॉर्ट टर्म में ही शॉर्ट टर्म यूज ऑफ फर्टिलाइजर और लॉन्ग टर्म के लिए मैन्योर यूज करिए, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा होता है, ऑप्टिमम यील्ड के लिए जरूरी होता है। अब देखिए क्वेश्चन, मैन्योर और फर्टिलाइजर सॉइल फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन करते हैं या फिर इसको कंपेयर करना है, तो ये भी आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, इसे जरूर कंप्लीट करिए। मैं अगर जो स्कूल आया तो मैं जरूर चेक करूंगा, ओके। सो हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज फार्मिंग सिस्टम विद द मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जब हम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे आपके फसल की या क्रॉप की कीमत या प्रोडक्ट की कीमत लगभग 10 गुना या इससे भी ज़्यादा कभी कभार बढ़ जाती है। विदाउट हार्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये सब कुछ नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। एंड विद अ मिनिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर रिसाइकल्ड फॉर्म वेस्ट, यूज ऑफ बायो एजेंट सच एज कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ध्यान रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगले लेक्चर में नहीं होगा तो याद रखाइएगा, मैं ये नोट कर लेता हूँ, अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। जैसे कि नीम और टर्मरिक का लीफ ग्रीन स्टोरेज में यूज़ कर सकते हैं। हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम यूज़ करें, जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, इंटर क्रॉपिंग हो गया, क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस भी करी गई हैं, देखते हैं, बात करेंगे। दीज क्रॉपिंग सिस्टम आर बेनिफिशियल इन इंसेक्ट पेस्ट एंड वीट कंट्रोल बिसाइड्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने के अलावा भी एक तरह से पेस्ट और इंसेक्ट्स को काबू में रखने का भी काम करते हैं, ठीक है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सब पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि और कोई चैप्टर या फिर और कोई सब्जेक्ट जो कि आपको समझना है, मैं आसानी से बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।